हेलो। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। और आज आप लोगों का, कल तो मैं क्लास ले नहीं पाई थी क्योंकि मेरी मदर जो है वो एडमिट है हॉस्पिटल में। और उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, जिस वजह से उनको जो है उनका डायलिसिस हुआ है। और आज जो है उनको जिस समय उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो मुझे उस समय वहाँ होना होगा। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि कल तो मैं नहीं कर पाई थी, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं और उसको प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों का जो समय है वो बर्बाद ना हो। और जो मैंने आप लोगों की एक जिम्मेदारी ली हुई है वो जिम्मेदारी मैं पूरी कर दूं। अ, इस चीज़ को देखते हुए ही आप मेरे डेडिकेशन को समझ सकते हैं। हालांकि काफ़ी मेंटल स्ट्रेस से मैं गुजर रही हूँ, लेकिन चीज़ें अब बेटर हैं। और उनकी तबीयत तो अ, जो है देखिए, पूरी तरीके से जिसको किडनी पेशेंट होता है पूरी तरीके से तो वो नहीं ठीक होता है, लेकिन हाँ, एक डायलिसिस से ज़्यादा वो नहीं, उनका बॉडी नहीं बियर कर पाती है। तो डॉक्टर ने आज रात को 8 बजे उन्हें डिस्चार्ज देने को कहा है और तब मैं वहीं होंगी, इसलिए मैं आप लोगों से तब नहीं मिल पाऊँगी लाइव। तो हो सकता है मैं 1-2 दिन लाइव ना आ पाऊँ, क्योंकि मुझे जो है मुझे भी अपनी मदर को भी लुक आफ्टर करना होता है। तो बस लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो आपका ये सेशन है वो नहीं टूटेगा। मैं इसे बनाती रहूँगी और होप कि आप लोग भी मेरी मजबूरी जो है वो समझ पाएँगे। तो चलिए, इसी के साथ आज जो मैंने सेशन लिया है वो है केवीएस टीजीटी डे 10 इंग्लिश। और इसके साथ हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोज टॉपिक है। वैसे भी प्रोज टॉपिक जो है वो उनमें जो चीज़ें रहती हैं वो थोड़ा-सा उनमें पोएम्स बहुत ज़्यादा समझाने वाली होती हैं। प्रोज़ टॉपिक्स इतने ज़्यादा समझाने वाले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने तो वो भी हैं। तो आज जो है ये केवीएस टीजीटी डे 10 है और अब मैं इसके साथ ही आप लोगों के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों का जो है उसमें डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है वो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आपका जो टॉपिक है आज का वो है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो डायरी ऑफ एन फ्रैंक के बारे में ये आपको सारे नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ये तो आपको पता ही है कि नोट्स वगैरह आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये एक बहुत ही खूबसूरत सी 13 साल की बच्ची की एक डायरी है। और उसमें उन्होंने जो है ये जब जर्मनी पर हिटलर का शासन था और हिटलर ज्यूज़ के बिल्कुल अगेंस्ट था। और ये जो कहानी है ये एन फ्रैंक कहानी नहीं है एक्चुअली, ये एन फ्रैंक ने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को अपनी डायरी में लिखा है कि क्या उसके उस समय क्या गुजर रही थी उसके ऊपर, हाउ शी फेल्ट, उसके स्कूल डेज, वो सारी चीज़ जो है उन्होंने इसमें लिखी है। और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि पीपल वुड लव दिस डायरी, मगर धीरे धीरे समय के साथ वो डायरी जो है बहुत ज़्यादा लोगों में पसंद की जाने लगी। इवन जो ये द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्ल्ड लिटरेचर कि वर्ल्ड लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोमिनेंट माना जाता है कि हाउ डिड पीपल फील एट द टाइम, क्या रहा उस समय, मतलब लोगों के ऊपर क्या अत्याचार हुए। तो हालांकि ये दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट वॉर लिटरेचर, मगर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एन फ्रैंक, एन फ्रैंक Anneliese Mary Frank, or she was born on June 12, 1929, Frankfurt, Germany, and died in 1945. तो बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु जो है वो हुई थी, लगभग 16 साल की। ज्यूइश गर्ल, उनकी जो डायरी थी, हुज डायरी ऑफ अ फैमिली 2 years इन हाइडिंग, ये 2 साल जो उनका परिवार बचकर छिप कर रह रहा था, उस 2 साल में ये लिखी हुई डायरी है। और जब जर्मन्स जो है वो उस समय ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स बिकेम अ क्लासिक, ये एक 2 साल का वो वर्णन जो है वो लिखा हुआ है जब जर्मन्स जो हैं वो नाजी जर्मन्स जो हैं वो ज्यूज़ के बिल्कुल उनको जगह जगह से वो लोग हटा रहे थे। तो ये एक प्रोमिनेंट वॉर लिटरेचर का पीस है।
अर्ली इन द नाजी रजीम ऑफ एडोल्फ हिटलर, कि जब एडोल्फ हिटलर का राज था जर्मनी पे, एन के जो फादर थे ओटो फ्रैंक, वो एक जर्मन बिजनेसमैन थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि धीरे धीरे ज्यूज़ के अगेंस्ट जो है वो सिचुएशंस होती जा रही हैं, तो वो अपने परिवार को लेकर एम्स्टर्डम चले गए। और 1941 में जब जर्मन फोर्सेस ऑक्युपाइड द नेदरलैंड्स, एन वाज कंपेल्ड कि जर्मन फोर्सेस ने नेदरलैंड्स को भी कब्जे में ले लिया, तो एन वाज फोर्स टू लीव पब्लिक स्कूल टू अ ज्यूइश वन, उसे ज्यूइश वन में डाला गया। On June 12, 1942, she received a red and white plate diary for her 13th birthday. 13वें बर्थडे पे एन को एक डायरी मिली। उस दिन उन्होंने वो डायरी लिखनी शुरू करी। आई होप आई विल बी एबल टू कन्फाइड एवरीथिंग टू यू, कि मैं सब कुछ तुम्हारे अंदर लिख सकती हूँ। एज आई हैव नेवर बीन एबल टू कन्फाइड इन एनी वन, कि मैं आज तक किसी से कुछ नहीं कह पाई। इससे पता चलता है कि शी वॉज इमोशनली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। एंड आई होप यू विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड सपोर्ट। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम एक ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड सपोर्ट मेरे लिए रहोगी। When Anne's sister Margot was faced with deportation, जब एन की सिस्टर को डिपोर्ट कर दिया गया था एक फोर्स्ड लेबर कैंप में, द फ्रैंक्स वेंट इनटू हाइडिंग ऑन जुलाई 6, 1942। तो फ्रैंक्स जो हैं वो छिप गए थे। बैकरूम ऑफिस एंड वेयर हाउस ऑफ ओटो फ्रैंक्स फूड प्रोडक्ट्स बिजनेस विद द एड ऑफ अ फ्यू नॉन जूइश फ्रेंड्स, among them guys who smuggled in food and other supplies, the Frank family and 4 other Jews and their son lived confined to the secret annex। ये एक जगह पर रहते थे जिसे सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। इस समय एन रॉट फेथफुली, इस समय जब ये सीक्रेट एनेक्स में रह रहे थे, तो एन ने अपनी डायरी में डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा, अपने ऑर्डनरी डर के बारे में, पकड़े जाने के डर के बारे में, एडोलसेंट इश्यूज़ के बारे में, अब कि फ्यूचर में वो क्या बनना चाहती है, एक जर्नलिस्ट या राइटर। कितना मतलब वो है कि बेचारी क्या क्या बनना चाहती थी, बट शी कुडंट। शी डाइड एट द यंग एज ऑफ 16। 3 days later the annex was discovered by the Gestapo, which was acting on a tip from Dutch informers। 3 दिन बाद उनका जो वो छुपने का स्थल था वो नज़र में आ गया। The Frank family was transported to Westerbork, a transit camp in the Netherlands। उनको एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया, वहाँ से जर्मन ऑक्युपाइड पोलैंड में। उसके बाद सितंबर 3, 1944 में लास्ट ट्रांसपोर्ट वेस्टरब्रुक टू ऑशविट्ज। एन और मार्गेट जो है वो बेल्सन में, बर्गन बेल्सन। एन की जो मदर थी उनकी मृत्यु हो गई जनवरी में, और इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द डच गवर्नमेंट दैट बोथ, और ये डच गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि एन और उसकी सिस्टर टाइफस एपिडेमिक के द्वारा मार्च 1945 में उन दोनों की मृत्यु हो गई। एक बीमारी की वजह से दोनों बहनों की मृत्यु हुई। एंड दैट लिटिल सोल हु वांटेड टू बी अ राइटर और अ जर्नलिस्ट कुडंट बिकम ईदर। एंड नाउ दिस पीस ऑफ डायरी इवोक्स अ ट्रेल ऑफ इमोशन इन अस, कि how much traumatic her life was। So let's start। तो ये है from the diary of Anne Frank। This is just an excerpt from the text। जो Anne Frank की डायरी है वो पूरी तो नहीं है, जितना उसने 2 साल के अंदर लिखा उसका ये एक एक्सर्ट है। तो बात करते हैं। This lesson is an excerpt from the diary of a young girl or the diary of Anne Frank। ये लेसन एक एक्सर्ट है, और उस एक्सर्ट किस में से है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल, एक छोटी सी बच्ची की डायरी, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। डायरीज जो हैं वो फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी होती हैं। सबसे पहले ये एन फ्रैंक की मृत्यु हुई थी 1945 में, एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 1947। इन दिस एन एक्सप्रेसेस हर थॉट्स इन अ डायरी which was gifted to her on her 13th birthday। एन इसमें अपने विचार बताती है जो डायरी उनको 13th बर्थडे पे मिली थी। शी नेम्स द डायरी किटी। वो उस डायरी, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, एन ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। विच शी कंसिडर्स एज अ ओनली ट्रू फ्रेंड। वो उसे अपना एक ट्रू फ्रेंड मानती है। शी मैंशंस अबाउट हर चाइल्डहुड, हर फैमिली एंड अ लॉट अदर थिंग्स दैट शी टोल्ड नो वन एल्स। उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है जो किसी से भी डिस्कस नहीं की। At first she felt it was an unusual experience for her to pen down all her thoughts in pen and paper।
सबसे पहले उन्हें बहुत अजीब लगता है कि कैसे मैं अपने सारे विचार जो है विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर कैसे जो है उसे लिखूंगी. She believed that no one in the near future would be interested to read about a young girl's past experiences from her diary. लगता है कौन मेरी डायरी को पढ़ने की जो है वो जहमत उठाएगा. किसी को मेरी डायरी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. फिर भी उसने सोचा कि मैं अपने विचार अपनी डायरी में लिखूंगी और उस डायरी को उन्होंने नाम दिया किटी. शी कंसिडर्ड हर डायरी टू बी हर ट्रू एंड लॉयल फ्रेंड. उन्होंने अपनी डायरी को अपना ट्रू एंड लॉयल फ्रेंड माना. शी वॉज लोनली, क्योंकि उनके पास कोई दोस्त नहीं थे बात करने के लिए. एन का मानना था कि डायरी में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है विचारों को एब्जॉर्ब करने की, जितना लोगों में नहीं होती, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम होता. फर्दर शी मेंशन्ड हाउ मच शी लव्ड हर फैमिली. फिर उन्होंने बताया वो अपने परिवार से कितना प्यार करती थी, अपने पापा से, एंड लविंग ग्रैंड मदर. On 20th June 1942, N started how her entire class. 20 जून 1942 के बारे में N ने बताया कि उनकी पूरी क्लास बहुत नर्वस थी अपने एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर. Although she was confident about other subjects, she was quite sure about mathematics. वो और सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंट थी मगर मैथमेटिक्स में नहीं. She and her friend G pleaded to the students to calm down. उसने एन फ्रैंक ने और उनके दोस्त जी ने लोगों से कहा कि काम डाउन, इतना कुछ घबराने की बात नहीं है. शी फेल्ट दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास वर डमीज. ये एन फ्रैंक का मानना था कि आधी से ज्यादा क्लास तो मूर्ख है, हु शुड बी केप्ट बैक, क्योंकि इनको तो इसी क्लास में रहना चाहिए क्योंकि ये और किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते. लेकिन उनका यह भी मानना था कि टीचर्स सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, किसको पास कर दे किसको फेल कर दे पता ही नहीं चलता. Besides, N also mentioned how her maths teacher, Mr. Keesing, was annoyed by her talkative nature. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मिस्टर कीसिंग जो कि उनके इंग्लिश मैथ्स के टीचर थे, वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज रहते थे एन फ्रैंक से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी. He would often punish her with extra homework. वो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे जब भी वो ज़्यादा बात करती थी. एक बार एज अ पनिशमेंट उन्होंने उसे एक ऐसे लिखने को दिया, अ चैटर बॉक्स, जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड टॉपिक था एन के लिए. शी गेव अ गुड थॉट अबाउट द टॉपिक एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट इन अ एसे. लेकिन एन फ्रैंक ने वो एसे को एक चैलेंज के तौर पे लिया और कहा कि मैं इस पे एसे तो जरूर लिखूंगी चैटर बॉक्स पे, जस्टिफाइंग हर पॉइंट्स इन सपोर्ट. कहा कि बोलना जरूरी क्यों होता है. शी मेंशन्ड कि मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगी मगर मैं इस ट्रेट को, इस जन्मजात ट्रेट का कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम माई मदर, क्योंकि मुझे ये ट्रेट मेरी माँ से मिला है. व्हेन अ टीचर रेड द एसे, जब उनके टीचर ये एसे पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में, और वो उन्हें एक दूसरा एसे लिखने को कहते हैं, इन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसे सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही बोलती थी. However, during the third lesson, Mr. Keesing had read enough of her justifications and assigned her another topic. और उसके अब मिस्टर कीसिंग बहुत उसका जस्टिफिकेशन पढ़ चुके हैं, तो मिस्टर कीसिंग कहते हैं चलो मैं तुम्हें तीसरा ऐसे देता हूँ, क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, क्वैक 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 क्वैक. अब एज अ पनिशमेंट फॉर अ इनकॉरिजिबल हैबिट, अब एन के पास कोई थॉट्स ही नहीं बचे कि मैं चैटर बॉक्स पे क्या लिखूं. तो this time she took the help of her friend San, who was good at poetry and wrote the essay from beginning to end in a satirical verse. तो उसकी जो फ्रेंड एन होती है उसकी वो बहुत अच्छी है पोइट्री में, तो वो पूरा ऐसे एक सैटारिकल वे में लिखती है. When a teacher read the essay, he took it lightly and thoroughly enjoyed it. अब जब टीचर वो ऐसे पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है उस ऐसे को पढ़ने में, और वो जो है उसको बहुत इंजॉय करते हैं. Since then, N was allowed to talk in class. उसके बाद N को क्लास पे पढ़ना बिल्कुल अलाउड होता है, वो बोलना अलाउड होता है, and was never assigned any extra homework by Mr. Keesing. और मिस्टर कीसिंग के द्वारा उसे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता. अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl
Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, why does N think that writing in a diary is a strange experience for her? Because she had never, अब यहां पर मैं इसको she कर देती हूं, because she had never written anything before, because she doesn't know how to write a diary, as she thinks neither she nor anyone else would be interested in it later. तो इसका आंसर है, क्योंकि पहला है बिकॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था, और तीसरा शी थिंक्स नीदर शी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर, कि उसे लगता था कि कोई आगे पढ़ने में से इंटरेस्टेड नहीं होगा. तो इसका आंसर है आपका बोथ फर्स्ट एंड थर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Why does N proceed to write a diary despite having no experience of that sort before? Because N wants to spend her time more meaningfully, because she feels that no one would be interested in reading her thoughts, because she does not have anything else to do, because N really feels suffocated of the thoughts and want to get them off her mind. क्यों एन एक डायरी लिखना चाहती थी? आप भी जानते हैं ये डायरी एक 13 साल की बच्ची की डायरी है. वो क्यों डायरी लिखना चाहती थी? क्योंकि आप खुद ही देखिए इसमें, क्योंकि वो अपना टाइम मीनिंगफुली स्पेंड करना चाहती थी. कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा इसलिए कोई डायरी नहीं लिखता. डायरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो सफोकेटेड फील करते हैं. तो शी फील्स सफोकेटेड बिकॉज एन रियली फील्स सफोकेटेड ऑफ द थॉट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following does N think would provide her relief for what she was undergoing? Writing a diary. इनमें से कौन सा एक ऐसा है कि N को लगता है कि रिलीफ मिलेगा क्योंकि जिस चीज से वो गुजर रही है? Writing a diary for the first time, getting all stuff off her mind by way of writing, and letting others read what she had written, staying alone contemplating about her life. इसमें से एन को क्या लगता है कि क्या चीज से रिलीफ मिलेगा अगर आप सारी चीज को पेपर पे उतार देंगे? तो गेटिंग ऑल स्टफ ऑफ हर माइंड बाय वे ऑफ राइटिंग. तो आप जहां तक अगर आपके क्वेश्चन सही आ रहे हैं, सही आ रहे होंगे क्योंकि प्रोज इजी रहता है. लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. What is the actual reality of regarding this statement of the narrator? जब वो कहती है कि later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old, तो इसका रियल मीनिंग क्या है? Readers cast off her thoughts as immature. लेकिन इसकी रियलिटी, जब एन फ्रैंक को लगता है कि 13 साल की बच्ची के कौन पढ़ेगा, लेकिन बाद में हुआ क्या? Readers cast off her thoughts as immature thoughts. Her ideas were liked by a large number of readers. Her thoughts were not appealing for the readers. Her ideas created a divide in the society. तो ये आपको भी पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो उनका डायरी है एन फ्रैंक की, वो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर लिटरेचर का पीस मानी जाती है, और उनके जो आइडियाज़ हैं लोग बहुत उसको पढ़ते हैं, मतलब उसका जो है एन फ्रैंक की. इसीलिए ये इसमें वॉर लिटरेचर में इसको इंक्लूड भी किया गया है. हर आइडियाज वर लाइक्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव मीनिंग सिमिलर टू लिस्टलेस एज यूज्ड इन द पैसेज? अगर आप पैसेज को देखें तो पैसेज ये था, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to be that later on neither I
nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to all get all things off my chest. पैसेज में तो ये वाला वो नहीं दिया गया है, और खैर इंडिफरेंट, लैंग्वेज, बॉयंट, इंडोलेंट, तो इसमें जो इसका मीनिंग है वो है बॉयंट. और paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. बोर्ड, ये इसका आ गया है, बोर्ड एंड लिस्टलेस. बहुत बोर थी और लिस्टलेस कि क्या जो है मैं लिस्टलेस मतलब कि क्या जो है वो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या. तो बॉयंट इसका जो है इसमें बॉयंट कि डज नॉट हैव मीनिंग सिमिलर टू लिस्टलेस एज यूज्ड इन द. अब इसमें जो है आप ये देखिए बॉयंट का जो मीनिंग है वो क्या होता है. अब बॉयंट इस वर्ड से इसका ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है, दैट इज वाई हमने इसमें बॉयंट जो है वो लगाया है. ये इसका था क्वेश्चन, उसमें पहुंच गया है. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, फाइनली स्टे where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a big difference. Paper has more patience than people. इस quotation का क्या मतलब है कि paper has more patience than people and believed in the power of writing more than speaking to people. She felt that she could pour her heart out on paper without any hindrance. She had more faith in sharing her thoughts and feelings with paper. She felt that she could share her feelings openly. Paper has more patience, इसका मतलब ये था कि पेपर में सुनने की एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे डो नॉट हैव पेशेंस. तो शी फेल्ट दैट शी कुड पोर हर हार्ट आउट ऑन पेपर विदाउट एनी हिंड्रेंस. तो इसका आंसर है कि इसका आंसर होगा दैट्स बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इसी पैराग्राफ का है. Who does N want her diary to be read? N doesn't want anyone to read her diary. N wants people having patience to read her diary. N doesn't want anyone but a true friend if she finds one to read her diary. इसमें साफ लिखा हुआ है कि N किसको चाहती है कि कौन उसकी डायरी पढ़े. She wants to read it herself when she is bored and listless. तो ये देखिए कि N किसी के द्वारा नहीं चाहती. N चाहती है लोग जिनमें पेशेंस हो. N चाहती है जब तक उसका कोई दोस्त नहीं बन जाता, एक सच्चा दोस्त, वही इस डायरी को पढ़े और कोई नहीं. तो N doesn't want anyone but a true friend. तो ये है थर्ड. What does this extract tell you about her relationship with others? She was emotionally cut off from others. She was physically cut off from others. She was intimately bound to others. She had a diplomatic relationship with others. डायरी लिख रही थी, 13 साल की थी जिस समय कि वो जो उसमें छिपे हुए थे और वो इमोशनली जो है वो बिल्कुल कट ऑफ उसका हुआ था. शी डजंट हैव फ्रेंड्स. तो एक इमोशनल जो वैक्यूम था जिसकी वजह से वो डायरी लिख रही थी. तो शी वॉज इमोशनली कट ऑफ फ्रॉम अदर्स. तो आंसर इज फर्स्ट. What provides the impetus for her dedicated diary writing? Her confidence in her readers, her weak relationship with others, her perpetual feeling of being lonely, the trust that she reposes on everyone. क्या बात थी जिस वजह से वो डायरी लिखा करती थी? हर वीक रिलेशनशिप विद अदर्स. उसका रिलेशनशिप एक इमोशनल जो है वो कट ऑफ था, वीक रिलेशनशिप था. दैट इज वाई शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी. तो इसका आंसर है सेकेंड, हर वीक रिलेशनशिप विद अदर्स. इफ द डायरी वर अ रियल फ्रेंड, व्हाट क्वालिटीज वुड एन एक्सपेक्ट इट टू हैव? अगर डायरी एक रियल फ्रेंड होती तो क्या क्वालिटीज वो अपनी डायरी से, अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट करती? ऑप्टिमिस्टिक, गुड लिसनर, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, नॉन जजमेंटल, आउटगोइंग, एम्बिशियस. अगर इस टेक्स्ट को पूरा पढ़ें तो सबसे पहले गुड लिसनर, कॉन्फिडेंट एंड नॉन जजमेंटल. तो इसका है 2, 3 एंड 5.
That evening, after I had finished the rest of my diary, that evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on, leave big spaces between the words, but the trick was to come up with a convincing argument to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited trait. इसे पढ़ के लगता है कितनी मतलब विटी बच्ची थी कि उन्होंने लिखा है कि मिस्टर कीसिंग ने जब उनको लिखने के लिए दिया, डायरी का टास्क दिया, तो शी वॉज थिंकिंग कि जैसे एक आम स्टूडेंट सोचते हैं बीच में गैप छोड़ दो, कुछ भी लिख लो, मगर ऐसा नहीं हो। तो सोचा कि मैं अपने बोलने की हैबिट को कंट्रोल कर सकती हूँ, मगर ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है एंड आई टुक दिस ट्रेट फ्रॉम माई मदर। तो 3 पेज का ऐसे एन फ्रैंक ने मिस्टर कीसिंग के जो उन्होंने दिया था चैटर बॉक्स, उस पर लिखा। वट वॉज एन्स आर्ग्यूमेंट अबाउट हर बींग टू मच टॉकेटिव? एन का क्या आर्ग्यूमेंट था? दैट इट्स एन इनहेरिटेड क्वालिटी, that being a student she has all the privilege, that she could keep this habit under control as her mother doesn't talk much, that she inherited this habit from her mother and thus can't cure herself. तो फर्स्ट एंड फोर्थ एक से ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया गया। फोर्थ वाला है कि वो ये हैबिट उसने अपनी मदर से ली है और इसमें जो है वो उसको सुधार नहीं सकती, सिर्फ कंट्रोल कर सकती है। तो इसका आंसर होगा दैट विल बी 4। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक हैड अम्यूज मिस्टर कीसिंग मोर? इनमें से आपको क्या लगता है कि मिस्टर कीसिंग को किस चीज से ज्यादा अम्यूज फील किया? Anne's argument talking is a student's trait, and presenting her mother as a chatterbox, Anne's helplessness that she can't do much about inherited traits, her assurance that she would try to keep this habit under control. मिस्टर कीसिंग भी वन ऑफ द काइंड टीचर थे और उन्होंने कहा कि वो इस बात से अम्यूज हुए कि बेचारी बच्ची कह रही है कि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट एंड शी कांट डू मच अबाउट इट। तो ये इसका आंसर होगा, दैट इज 3rd। What quality of N as a young girl is highlighted in the given extract? Argumentative, sensible, scornful, self-serving. कौन सा जो है वो इसमें क्वालिटी दी गई? आर्ग्यूमेंटेटिव, क्योंकि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकती थी। सेंसिबल, क्योंकि उसने अपने बड़े कि भाई मुझे मेरे अंदर बोलने की आदत अपनी मदर से आई है एंड आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट हेल्प इट इन इनहेरिटेड ट्रेट्स। स्कॉर्नफुल, कि मिस्टर कीसिंग की वार्निंग्स को वो नेग्लेक्ट कर रही थी। या सेल्फ सर्विंग। तो आर्ग्यूमेंटेटिव तो वो है लेकिन सेंसिबल भी है। सेंसिबली उसने अपने कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो शी इज सेंसिबल इनफ, तो दैट इज सेंसिबल। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज which of the following does not rightly explain the meaning of inherited as used in the extract? मतलब इनमें से कौन सा inherited का मीनिंग नहीं बताता extract के साथ? John was called Little Frank by his neighbors as he resembled his father in all respects. ये inherited का में आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो inherited की डेफिनेशन पे खरा नहीं उतरता। Raghav became a millionaire at a very young age as he was the only heir to his father's riches. Mrudu is a teacher and works in the same school where her mother had taught for 30 years. People often mistook singer Vani's voice for her mother, Vandana, who used to be a singer herself. तो इनमें से कौन सा inherited नहीं है? जॉन अपने पिता जैसा दिखता है, inherited. राघव मिलेनियर बन गया क्योंकि उसने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। मृदु जो है वो जब अपने मदर के बाद 30 साल जो उनकी मदर थी वो टीचर बन गई, ये इनहेरिट नहीं किया है, ये किसी की योग्यता पर मिलता है।
तो पीपल वानी की वॉइस को उनकी मदर जैसा समझ लेते हैं, यानी कि आवाज को जो है वो इनहेरिट किया। तो इनमें से जो इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं है वो है थर्ड, मृदु इज अ टीचर। Next paragraph 4, the class roared. I had to laugh too, though I was nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend San, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. कि बहुत ही मतलब उन्होंने एक कविता लिखी एन फ्रैंक ने कि एक मदर डक थी, वो फादर स्वान थे, 3 डकलिंग्स थे जो बहुत क्वैक क्वैक करते थे और उनके फादर ने उन्हें इतना काटा कि वो बेचारे मरने वाले हो गए क्योंकि वो क्वैक क्वैक बहुत करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग ने उस जोक को सही लिया। तो इसका ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज व्हेन एन सेज I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes, she means that she wanted to write something original. She now wanted to write a poem. She wanted to write on some other. And she had already too much on the topic. तो ये है कि I had nearly exhausted my ingenuity, कि वो अपना जितना हो सकता था उतना अपना प्रयास कर चुकी है लिखने के बारे में। तो इसमें से कौन सा इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हुआ है? She had already written too much on the topic, कि वो अब चैटर बॉक्स पे बहुत कुछ लिख चुकी है। And now question number 2, read the statements and choose the most appropriate option. Assertion: Mr. Keesing asked N to write essays on the same topic 3 times as punishment. N Frank was weak in mathematics. Both A and R are true and R is the correct explanation. Both A and R are true, R is not the correct explanation. तो N Frank weak थी mathematics में, मगर this was not the correct explanation for this. तो ए सही है, वो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का रीजन नहीं है। एन फ्रैंक वॉज वीक इन मैथमेटिक्स, ये इस एजर्शन का जो है वो रीज़न नहीं है कि एन फ्रैंक वीक थी इसलिए उनके टीचर ने उन्हें कई बार जो है एसेज लिखने को दिया। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Why did N want to make the joke on Mr. Keesing? N Mr. Keesing पे जोक क्यों करना चाहती थी? To reiterate the necessity of talking, to teach him lesson, to justify her talkativeness, all of the above. To उनको बताना चाहती थी कि बोलना क्यों जरूरी है, स्टूडेंट्स हैं तो बोलेंगे ही, उन्हें एक लेसन सिखाना चाहती थी और अपनी टॉकेटिवनेस को जस्टिफाई करना चाहती थी। तो ये सारे ही ऑप्शंस होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव, दैट्स ऑल ऑफ द अबव। And now question number 4, question number 4, the extract uses the phrase exhausted my ingenuity. Which of the following expressions is incorrect with respect to the word ingenuity? That is creativity, incapacity, imaginative, original. Ingenuity का इसमें से कौन सा expression incorrect है? Ingenuity, creativity, imagination and originality, ये इसको टच करते हुए है, मगर इसका ऑपोजिट है इनकेपेसिटी, तो ये होगा आपका इनकेपेसिटी। द स्टेटमेंट विच दैट इज ट्रू इन रिगार्ड टू एन इज शी वॉज एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, शी डिड नॉट लाइक मिस्टर कीसिंग, शी रॉट अ बैड पोएम, शी डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड मिस्टर कीसिंग। एन के मामले में जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सा है? She was an incorrigible chatterbox. She did not. ये कहीं नहीं मेंशन है कि वो मिस्टर कीसिंग को पसंद नहीं करती थी। उसने एक बैड कविता लिखी, ऐसा भी नहीं है। मिस्टर कीसिंग एंजॉयड दैट पोएम, और शी डिड नॉट वांट टू अटेंड, ऐसा भी कुछ नहीं है कि मिस्टर कीसिंग की जो क्लास थी वो अटेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो एक ऐसी चैटर बॉक्स थी जिसे सुधारा नहीं जा सकता था। So that is 1. Now
Para 5. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing always making jokes these days. आजकल तो Mr. Keesing बहुत खुश रहते हैं. How did Mr. Keesing take the joke? Offensively, as a positive medium of change, impertinently, as a mean way of snubbing him. हिम नहीं हर होना चाहिए. तो ये था कि उन्होंने जोक को अच्छे से लिया था, पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज. तो एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज. Which of the following is not an outcome of the essay in verse written by N? Mr. Keesing found it very amusing. जो इनमें से आउटकम नहीं है. It brought about a change in his temperament. Mr. Keesing was annoyed and assigned her another homework. Mr. Keesing himself read out the poem in the class. तो मिस्टर कीसिंग को पोएम बड़ी पसंद आई. उनके व्यवहार में चेंज आया. मिस्टर कीसिंग को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया. और इसमें लिखा है मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड. द आंसर इज थर्ड. एंड द लास्ट क्वेश्चन नहीं, अब हाँ 2-3 क्वेश्चंस और हैं. The narrator was assigned extra homework as a mark of punishment, a token of appreciation, a sign of reward, a symbol of recognition. कभी भी किसी को भी एक्स्ट्रा होमवर्क एप्रिसिएशन या रिवॉर्ड के तौर पे नहीं मिलता, हमेशा पनिशमेंट के तौर पे मिलता है. दैट इज एज अ मार्क ऑफ पनिशमेंट बिकॉज शी वॉज एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स एंड मिस्टर कीजिंग वांटेड टू चेंज अ हैबिट बट शी वॉज एन इनकॉरिजिबल पर्सन. तो उन्होंने उनको 3 बार जो है वो एस्से लिखने के लिए दिया. हाउ वॉज द एक्स्ट्रा होमवर्क दैट वॉज असाइंड टू द नरेटर? Critical and creative, simple and easy, logical and extraordinary, absurd and funny. तो that was extra homework जो दिया गया था वो बड़ा ही absurd और funny था क्योंकि मैथ्स के टीचर ने ऐसे लिखने को दिया था चैटर बॉक्स, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, क्वैक 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 चैटर बॉक्स. And the last question of today, what does the incident mentioned in the extract tell you about Mr. Keesing? Strict but not rigid, floppy and yielding, soft but firm, stringent and harsh. Strict हैं मगर rigid नहीं है. चीज़ों को जैसा जोक है जोक को जोक की तौर पे भी लेते हैं. तो this is the chapter, the diary of Anne Frank. There's so many questions. जितने extracts थे उन पर based questions है and you will soon get all these notes in PDF form on Telegram. So we'll be meeting you soon live. Bye.